दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे तो दोनों के बीच घर्षण लगेगा। और ध्यान देना, खास बात यह है कि जब दोनों के बीच घर्षण लगेगा तो जिसका ओमेगा, या यूं कहो कि जिसका वेलोसिटी या वेग ज्यादा होगा उसको घर्षण क्या करेगा, कम। और जिसका वेलोसिटी कम होगा उसको घर्षण ज्यादा करेगा, मान उसका बढ़ाएगा। जैसे मान लो इसका 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, किसी पॉइंट का देखेंगे ना, मान लो ये चक्र है तो उसके केंद्र से लास्ट बिंदु वाले का अगर हम बात करें तो 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। ये कोई चक्र है, केंद्र से इसके लास्ट वाले बिंदु का जो है वो वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब दोनों के बीच घर्षण लगेगा तो ये तेज नचेगा, ये धीरे धीरे नचेगा। तो इसके सापेक्ष ये वाला इधर घूमता हुआ दिखेगा, इसके सापेक्ष इसका। तो देखो यहाँ पर जब ये इधर की तरफ जाते हुए दिखेगा तो देखो अब इसमें जब नीचे वाला हाथ आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि जिधर वस्तु स्लिप करता है उसके उल्टा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ध्यान देना, ये वाला न्यूटन के तृतीय नियम से जब इसके ऊपर पीछे लगेगा तो इसके ऊपर आगे लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये घूम रहा था, नीचे वाला हाथ ऐसे घूम रहा था, फ्रिक्शन पीछे लग गया तो इसका जो वेग इधर की तरफ है उसको फ्रिक्शन घटाना शुरू करेगा। तो जो 20 मीटर पर सेकंड इसका वेग था उससे वो घट करके हो सकता है 19 पे चला आवे, फिर 18 पर चला आवे। और ये कितने पर था, 10 मीटर पर सेकंड पर था। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर न्यूटन के तृतीय नियम से इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर की तरफ। इसका 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ना शुरू करेगा, तो हो सकता है 10 के बाद 11 मीटर पर सेकंड आ जाए, 12 मीटर पर सेकंड आ जाए। बताओ, ये वाला घटता जाएगा और ये वाला बढ़ता जाएगा। क्या दोनों घटते बढ़ते एक बार ऐसा समय आएगा कि दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जैसे एक 20 से घटेगा, एक 10 से बढ़ेगा, दोनों बीच रास्ते में कभी ना कभी तो बराबर होंगे ही। जैसे ही दोनों का वेग बराबर होगा दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। जैसे एक पहिया बहुत तेज नच रहा है, दूसरा पहिया धीमे धीमे नच रहा है, जब दोनों को एक दूसरे से चिपका के रख दोगे तो शुरुआत के समय में तो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगा करके वो एक का वेलोसिटी बढ़ाएगा या कोड़ी वेग बढ़ाएगा, दूसरे का कोड़ी वेग घटाएगा, और घटते बढ़ते जो है उन दोनों का कोड़ी वेग क्या हो जाएगा, एक समय आएगा बराबर हो जाएगा। जब कोड़ी वेग बराबर हो जाएगा दोनों का एक दूसरे का, तो दोनों साथ साथ घूमने लगेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर जो दोनों का तो देखो 10 और 15 है, रेडियन पर सेकेंड होगा। यूनिट को अपना ध्यान दे देना, उसमें यूनिट जो भी होगा। अब देखो इसमें जो है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को फ्रिक्शन घटा बढ़ा करके एक बार ऐसा समय आएगा कि दोनों का कोण हो जाएगा बराबर। फाइनली अंततः सेम कोड़ी वेग से घूमना शुरू कर देंगे। शुरुआत में जब रखेंगे हम लोग तब तो अलग अलग रहा होगा, जैसे मान लेते हैं शुरुआत में ये ओमेगा 1 से घूम रहा होगा, ये ओमेगा 2 से घूम रहा होगा। और अंततः जो है दोनों का ओमेगा क्या हो जाएगा, सेम। अब ये बताओ कि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लीप कर करके एक का ओमेगा घटा के एक का ओमेगा बढ़ा करके जब आया होगा सेम पर, जो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाए होंगे
अगर पूरे को एक निकाय मान लें, एक सिस्टम मान लें, तो क्या वो उसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा? देखो जो फ्रिक्शन के बीच लग रहा है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच लग रहा है, इनके अंदर का फोर्स है, तो अंदर को न्यूटन के तृतीय नियम से अगर ये इसके ऊपर टॉर्क जिस दिशा में लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर टॉर्क जो होगा वो उसके अपोजिट दिशा में लगाएगा, तो दोनों टॉर्क मिल करके कैंसिल कर जाएंगे, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। ध्यान देना, जहां पे किसी सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होता है उसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग कंजर्व करा सकते हैं, संरक्षित करा सकते हैं। तो बताओ इन दोनों का प्रारंभिक जो कोणीय संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा I2 ओमेगा 2। अब चूंकि दोनों बराबर बराबर ओमेगा से घूमने लगे, इसका हो जाएगा ओमेगा I1 प्लस I2। जान तो ये उल्टा अगर घूमता ना, जैसे एक इधर घूमता और एक इधर घूमता, मतलब इसके घूमने का तरीका ये होता, इसके घूमने का तरीका ये होता, और जब आप दोनों को चिपकाते तो एक का दिशा अगर हम प्लस लेते तो दूसरे का दिशा जैसे इधर घूमता तो उसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग नीचे आता, और जो इधर घूम रहा था चक्र उसका कोणीय संवेग ऊपर आएगा। जब दोनों को जोड़ते तो एक प्लस में आता एक माइनस में आता। कब ऐसा होता? जब दोनों के घूमने का दिशा ऐसे और ऐसे मतलब उल्टा होते। देखो ये दोनों सेम ही दिशा में घूम रहे हैं, देखो दोनों प्लस प्लस लिखा गया है, दोनों अपोजिट दिशा में घूमते तो प्लस और माइनस लगता। चूंकि दोनों साथ घूमने लगते तो ये तो प्लस ही रहता, कि जितना उसका होगा। क्योंकि सेम दिशा में है तो ये आ गया शुरुआत का और ये आ गया अंतिम का। ये देखो प्रारंभिक कोणीय वेग कोणीय संवेग है, ये अंतिम कोणीय संवेग है। अब प्रारंभिक इक्वल टू अंतिम, इसका क्या आंसर आ जाएगा? ओमेगा बराबर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2। नोट कर लो, क्लियर ना? कर लोगे ना? मतलब हल कर लेना, जो आएगा वही रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो ध्यान देना इधर देखो। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता था? फॉर्मूला dW इक्वल टू F डॉट dr, यही होता था ना? तो dW की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? कोणीय कार्य, ऐसा कोई बात कार्य ही रहेगा। कोणीय थोड़ी लगा देते हैं, समय समय ऐसा नहीं है, यहाँ पर कार्य ही। हाँ यहाँ पर बदल सकते हैं, तो ये तो घूर्णन गति में क्या हो जाएगा? डॉट है स्थिति परिवर्तन, ये हो जाएगा कोणीय स्थिति परिवर्तन डी थीटा। कॉस थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा? अगर टाउ थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है, टाउ अगर नियत हुआ तो टाउ डॉट डी थीटा हो गया। टाउ क्या हो गया? अगर टाउ इंटू थीटा और उनके बीच होगा, थीटा क्या है? टाउ, और देखो डी थीटा और थीटा में अंतर है, ध्यान देना। इसको अल्फा मान लो। अल्फा क्या है? टाउ और थीटा के बीच कोण। लेकिन ध्यान देना ज्यादातर तुम्हें जो है ये वाला तुम्हें 0 डिग्री मिलेगा या 180 डिग्री ही मिलेगा, यही दोनों मिलेगा। क्लियर? ज्यादा पड़ ज्यादातर तुम्हें टाउ इंटू थीटा को ही गुणा करना है ना।
कब जो है ये माइनस हो जाएगा और कब जो है प्लस होगा। जैसे डी डब्ल्यू बराबर, क्या अगर टाउ जो है नियत है तो डब्ल्यू वर्क डन बराबर टाउ इंटू थीटा प्लस में, और कब जो है माइनस टाउ इंटू थीटा हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब मान लो ये डार्क दिखाने का मतलब ये हुआ, डार्क का मतलब ये हुआ कि वो ऐसे जाएगा, ऐसे, क्लियर ना, ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क को इधर लगाना पड़ेगा, बल इधर लगेगा। जब बल इधर लगेगा और ओमेगा बताओ कैसे होगा, ऐसे, मतलब कहने का ऐसे, के कारण टॉर्क किधर आएगा, इस बल के कारण टॉर्क किधर आएगा, उल्टा आ जाएगा ओमेगा के। ऐसा अगर होगा तो थीटा घूमेगा इधर, टॉर्क लगेगा इधर, तो क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर जो है वहीं मान लो वो इधर घूम रहा है, ओमेगा इधर है, और टॉर्क भी मान लो, बल जो है वो ऐसे लग रहा है, कहीं भी ले लो, मान लो यहीं पर ऐसे लग रहा है, ये अंदर है ना, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, ये वाला पोर्शन जो है बाहर ऐसे है, ये वाला उधर अंदर की तरफ से है। तो जो अंदर की तरफ से ये वाला पोर्शन है उसी पर बल, जब इधर बल इस अक्ष घूर ले तो टाउ इसी की दिशा में हो सब, तो उसका ओमेगा बढ़ जाए, यहाँ पर प्लस आएगा। तो कब प्लस और कब माइनस आएगा तुम यहाँ पे एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, या ना, इसको नोट कर लो ऐसे, इन दोनों पार्ट को, कि कब वर्क डन प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। देखो यही है, जैसे तुम काइनेमेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे ना वर्क वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर भी तुम्हें ये थ्योरम लागू होगा। वुडन क्या होता है, सभी में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। वहां पर क्या बोला करते थे, सभी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। उस चैप्टर में ये नहीं बोलते किया गया कार्य के परिवर्तन के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सभी बल किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब ध्यान देना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो भी बल आघूर्ण है वो होगा हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। वहां पर क्या होता था, हाफ एम वी फाइनल वी इनिशियल स्क्वायर, क्लियर ना। तो इसको नोट करके लिख, तो अगर कार्य निकालना है तो कार्य के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, टॉ इंटू थीटा, क्योंकि टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, टॉर्क तो बदल रहा नहीं है। क्योंकि देखो टॉर्क अगर निकालना हो तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ, टॉर्क इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, देखो ये आर है, एफ परपेंडिकुलर है, आर 1 मीटर, एफ हो गया 10, है ना। आई कितना आएगा, और का है ध्यान देना, वो आ गया 10, और ये जो 10 होगा वो बदलेगा तो है नहीं, ये कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हो गया तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाउ इंटू थीटा। फोर्स होता था तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी। अब ध्यान देना, देखो अब तक टाउ तो आ गया, थीटा कैसे आएगा, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में तय किया गया कोणीय विस्थापन थीटा, कैसे निकालोगे। तो ध्यान देना, टाउ आ गया,
बताओ आई का मान क्या होगा, एक्सिस कैसे होगा, तो बोलोगे ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऐसे घूमेगा, तो एक्सिस ये जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और m का मान हो गया 2 kg गुणे r का मान 1 का स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया ना। हाँ वृत्त दिए थे, पटल का मान भरा हो, एक दो बार नाम ले चुके हैं, और जब एक दो बार नाम ले चुके होते हैं तो उसको याद। द्रव्यमान देखो दे दिया 2 kg, आर दे दिया 1 का स्क्वायर बटे 2, आ गया ये 1, इसका मतलब आई का मान 1 आ गया, तो बता अल्फा आएगा, टाउ आ गया, टाउ आ गया कितना 10, आई आ गया 1, ये क्या इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर, ये क्या आ गया केजी मीटर स्क्वायर। तो क्या इन दोनों की सहायता से अल्फा बराबर टाउ बाई आई कर सकते हो, 10/1 मतलब 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फर्क निकल दोनों को आ गया। समय दिया है, विस्थापन पूछ रहा है, एस बराबर यूटी टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एस की जगह क्या हो जाएगा थीटा, थीटा बराबर ये 0 हो गया हाफ रेडियन, मान कितना आ गया 45, और टाउ का मान कितना आ गया 10, टाउ का मान 10 और थीटा का मान 45, दोनों को वहां पर रख दो, आ जाएगा कार्य, तो कार्य कितना आएगा, तो देखो 10 गुणे 45 क्या जाएगा 450 जूल। अब सुना ध्यान से, ये बताओ कि ये तो पहला पूछा था, दूसरा पूछा है गतिज ऊर्जा 3 सेकंड पर, जब गतिज ऊर्जा पूछा जाएगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इन होता है, हाफ आई का मान बताओ 1, आई का मान कितना दिया है 1, तो हाफ ओमेगा सेकंड पर क्या आएगा, देखो ऐसा करो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, वी बराबर यू प्लस ए टी की तरह, ये 0 क्या गया 3 नहीं कितना है अल्फा 10 पूरे टाइम बताओ 1 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड, कितना आ गया 30, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर करो 900, 900/2 450 जूल। अच्छा बताओ गतिज ऊर्जा 3 सेकंड कितना आया है, बताओ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो बोलेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, लेकिन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो 0 ही होगा ना, क्योंकि चलना प्रारंभ किया था, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, तो प्रारंभिक 0 है तो अंतिम 450, तो फिलहाल तो यही ना हो जाएगा 450 जूल। अब सुना ध्यान से, क्या हम है, क्या इसको भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो बताओ टॉर्क किया गया कार्य क्या जूल आया है, तेज ऊर्जा में परिवर्तन, तेज ऊर्जा में परिवर्तन क्या 450 आया है, देखो दोनों बराबर हैं, ये और ये यहाँ पर जो है इसे लिखवाए थे घूर्णन गति कार्य ऊर्जा प्रमेय लगेगा, कर लोगे, इसको नोट कर लो, तो अगला क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो खुद ध्यान दो, बल दिया नहीं है, बल बल से जो बल आघूर्ण आने वाला ये तो निकाल नहीं पाएंगे, इसका थीटा बदलाना, है ना बल दिया है, थ्योरम
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक ओमेगा की स्क्वायर। तो तुम इस रास्ते से आंसर तक न पहुंच करके तुम इस रास्ते से आंसर तक पहुंचो, आ जाएगा हाफ। बताओ इस एक्सिस के पर ठोस सिलेंडर है ना, ये ठोस सिलेंडर का होता है उसके ज्योमेट्रिकल अक्ष के परितः एम आर स्क्वायर बाई 2। अब m का मान कितना आ जाएगा 1, 5 kg दिया है। r बताओ कितना दिया है 4 kg दिया है, तो आ जाएगा 2 i का मान। अब ध्यान देना क्या जा रहा है, तो अंततः उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा 0 माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग 10 का स्क्वायर, क्या आ गया -100। यही होगा टॉर्क बल घुड़द्वार किया गया कार्य -100 जूल। माइनस इसलिए क्योंकि जिधर वो घुमा होगा उसके विपरीत में हम कार्य किए होंगे, मतलब टॉर्क लगाए होंगे बलाघुड़, तभी माइनस आ रहा है। नोट कर लो। गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो ये तो पहले तुम्हें बता चुके हैं, एक बार और बता दिया तुम्हें। पूर्णतः घूर्णन गति करेगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। जिस अक्ष के परितः वो पूर्णतः घूर्णन गति करेगा उसके परितः आई और उसके परितः ओमेगा। दूसरा केस क्या आ रहा है बताओ, यदि पूर्णतः घूर्णन न करके यदि पिंड द्रव्यमान केंद्र के प्रति घूर्णन भी करे और द्रव्यमान केंद्र भी गति करे, मतलब ये जो है अक्ष है और यही जो है द्रव्यमान केंद्र है, यही जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये द्रव्यमान केंद्र भी है। इस अक्ष के परितः ऐसे ये अक्ष दिया है, ऐसे अक्ष किससे गुजर रहा है, पास हो रहा है द्रव्यमान केंद्र से, तो ये पूरा पिंड जो है ऐसे ओमेगा। और खास बात का जो द्रव्यमान केंद्र घूम रहा है आगे, ध्यान देना, तो ये v वेग से आगे घूम भी रहा है और द्रव्यमान के केंद्र के परितः ये पिंड घूम रहा है ऐसे ऐसे। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है, इसका मान लो द्रव्यमान केंद्र बीच में पाया जाएगा ना, इसका द्रव्यमान केंद्र बीच में पाया, देखो ये द्रव्यमान केंद्र की परितः से घूम रहा है द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान केंद्र चल भी रहा है, तो देखो ऐसे हो जाएगा। ये द्रव्यमान केंद्र में घूम भी रहा था, ये चल भी रहा है, समझे कि नहीं। ध्यान देना इस स्थिति में जब वो अपने द्रव्यमान केंद्र की परितः घूमे भी और द्रव्यमान केंद्र चले भी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ये द्रव्यमान है उसका हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों होगा। इसको बोलते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्योंकि घूर्णन के कारण आ रहा है गतिज ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं स्थानांतरीय मतलब सीधी रेखा में जब जाएगा, ये सीधी रेखा में ऐसे जाएगा, इस तरह मतलब कि ऐसे, मतलब ये घूमेगा नहीं, ये उसको, तो ये चलाने वाला गतिज ऊर्जा है, इसके द्रव्यमान केंद्र को चलाने वाला गतिज ऊर्जा है, तो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है दो पार्ट में बट गया, एक कौन सा गतिज ऊर्जा बताओ, गतिज ऊर्जा, और दूसरा स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। बताओ आई क्या है,
सिर्फ जड़ तागुड़ बोलना ये बेवकूफी है, ध्यान देना। पूरा अच्छे से क्लियर करके चलो। हाँ, आई है द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण। ओमेगा क्या है? उसी अक्ष के परितः कोणीय क्या? एम क्या है? पिंड का, पूरा बोला करो, पिंड का द्रव्यमान है। वी क्या है? हाँ, पिंड के द्रव्यमान केंद्र, पिंड के द्रव्यमान का वेग या चाल। ये टर्म क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना। ध्यान देना, पूरे पिंड का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ हाफ आई का वैल्यू बताओ, इस एक्सिस के परितः। एक्सिस ऐसे है, ध्यान देना। तो हाँ, एम एल स्क्वायर बाई 6 बता दिया गया अलग से, क्लियर ना। ओमेगा कितना हो जाएगा, मान लो ऐसे है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ हाफ एम द्रव्यमान का मान बताओ। 6 हाफ एम बताओ द्रव्यमान 5 इंटू वेग बताओ। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा अब 12 पंजे 60, 100 का आधा 50, 10। देखना होता जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ये जोड़ेगा, ये आंसर है। कर लो ना। जैसे मान लो वृत्ताकार पटल है, अब वृत्ता है तो इसका त्रिज्या होगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब समझ पा रखने वाला पिंड, तो देखो पिंड तो यही ना हो गया, हो गया। वो बताओ फिर कहां से चेक करोगे तुम? तो सबसे वाला भाग है, फिसलने का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये सतह है, इसके ऊपर बताओ ये फिसल रहा है, बताओ ये फिसल रहा है। मान लो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिसल रहा है। अच्छा तो अब बताओ, देखो फिसलने का मतलब समझ सकते हो, तो दिख देखो ये मान लो आगे बढ़ रहा है, मान लो इसको आगे बढ़ना है, ऐसे करके आगे बढ़ना है, ये देखो आगे बढ़ेगा। तो इसमें जो आगे बढ़ रहा है ना, देखो कहीं भी फिसला नहीं हुआ। फिसलना कब होता है? देखो ये फिसलना, उसी तरीके से अब नहीं फिसलेगा, इसका क्या कंडीशन है बताओ? दें ग्राउंड
दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो बी है और जो है इसको नाम दे दो ए। ये ऊपर फिसलते हुए नहीं दिखाई देंगे। मतलब फिसलने का मतलब, फिर दोबारा बोलना है, ऐसे फिसलेगा तो मतलब यहां पर देखने वाला बैठा होगा वो बोलेगा इसके ऊपर, ऊपर वाला ये वाला चल रहा है, फिसल रहा है। यहां पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर इस वाले को, इस सतह के ऊपर जो दूसरा सतह है, अगर वो चले उसके ऊपर, ये चलना न चलना जो बैठा है, अगर वो ये बोले इसके ऊपर ये वाला फिसल रहा है तो मतलब फिसल रहा है ना। तो यहां पर बताओ कि कब हम बोलेंगे कि बताओ ए वाला फिसल रहा है, जब बी वाला ये बोले कि ए वाले के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है, कुछ न कुछ वेग है। और जब इसके पास वेग होगा, यदि बी के सापेक्ष कि बी वाले के सापेक्ष ए का वेग 0 है, बी वाले के सापेक्ष ए का वेग क्या है 0, इसका मतलब बताओ क्या हुआ, नहीं फिसलेगा। तो ध्यान देना, यदि कह सकते हैं ना, देखो इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइकिल का पहिया का चलना। तुम ऐसा करो, साइकिल को पैदल लेकर के चलो, पैदल इसलिए लेकर चलो जिससे कि तुम साइकिल के पहिए को आसानी से देख पाओ। तेज चलता रहेगा तो कहां से आसानी से देख पाओगे, फिर ऐसे जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा सब। आराम आराम से पहिया को चलाओ। पहिया जो है इस तरीके से लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। ध्यान देना, जब पहिया ऐसे लुढ़कता है तो तुम ध्यान से कभी देखना, जो सबसे निचला वाला बिंदु है वो चलता ही नहीं है। बोले सर ये चलता नहीं तो कैसे आगे बढ़ गया ये? अरे ये बिंदु नहीं चलता। इस वस्तु को, पिंड को आगे चलने के लिए, किसी भी पिंड को आगे बढ़ने के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग होना चाहिए, उसके द्रव्यमान केंद्र जो है उसके पास वेग होना चाहिए। बताओ पहिया का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, उसके केंद्र में। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस पहिया का जो द्रव्यमान केंद्र है वो रुका हुआ है या उसका वेग 0 है, वो तो चल रहा है, उसका वेग आगे की तरफ होगा, कुछ ना कुछ होगा वेग। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इस पहिया का जो सबसे निचला भाग है, वो तुम देखोगे तो पहिया जब आगे लुढ़कता हुआ ऐसे जब आगे बढ़ता है तो पहिया का जो सबसे निचला वाला पार्ट होता है वो नहीं चलता है। ये तुम लोग को समझ में आ पा रहा है कि नहीं? पहिया का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर जो स्थित है वो चलता है और उसी कारण से पहिया आगे बढ़ता है। किसी भी पिंड को आगे बढ़ने के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग होना चाहिए, उसके द्रव्यमान केंद्र का कुछ न कुछ वेग होना चाहिए, तभी वो पहिया आगे बढ़ पाएगा। तो ये तो अभी भी सही है कि इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग है। किसका वेग नहीं होता जब पहिया लुढ़कते हुए आगे चलता है? तो पहिया का वो भाग जो सतह के साथ संपर्क में है। क्लियर ना? तो ध्यान देना, तुम कभी भी देखना इसको प्रैक्टिकली, तुम रोड पर कोई भी पहिया चलता होगा तो आगे बढ़ता होगा पहिया, ध्यान से देखना वाला भाग तुम्हें चलता हुआ दिखेगा ही नहीं। यही कारण है कि जब पहिया चलता है तेजी से तो तुम उसके ग्राउंड को है इस तरीके से, तुम ऊपर वाले तुम्हें दिखेगा ही नहीं, बहुत तेजी से भागता हुआ दिखेगा, देखोगे तो दिख जाएगा तुम्हें, क्योंकि चलता ही नहीं। तो रुकता है ना, वो थोड़े से जा रहा है ना लुढ़कता हुआ, जमीन के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा जाएगा मैं वाला भाग आ जाएगा जमीन के साथ संपर्क में।
जाएगा। तो जो आगे आते जाएंगे जमीन के साथ संपर्क में वो सब रुकते जाएंगे, और फिर जो ऊपर उठ गया होगा फिर वो आगे चलना शुरू कर देगा। वो समझे कि नहीं? मैथ हो कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, इसके बाद लिखोगे ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, बराबर होगा। तो बोल पाएंगे कि दोनों का वेलोसिटी एक बराबर है, तो इसके सापेक्ष इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। बोलो, अगर ये अगर यहाँ पर ले लें तो अगर ये शून्य है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझा? तो जो बी का वेग होगा वही किसका वेग हो जाएगा, ए का। उसका देखो, त्वरण के बारे में भी कह सकते हैं, जो त्वरण ए का होगा वही त्वरण बी का हो जाएगा। तो ये त्वरण भी अगर कुछ ना कुछ आ गया, इसके सापेक्ष इसका त्वरण आ जाएगा, तो v बराबर u प्लस एटी से वेग भी तो आ जाएगा। और जब इसके सापेक्ष इसका वेग, जब इसके सापेक्ष इसका त्वरण आ गया तो वेग तो आना तय है, तो फिर फिसलने लगेगा। इसलिए इसका भी कंडीशन है और इसका भी कंडीशन है कि दोनों बिंदु का वेग भी बराबर और दोनों बिंदु का त्वरण भी। नोट कर लो, पढ़ते हैं। हेडिंग देखो यही है कि बिना फिसले ये लुढ़क रहा है। ये देखो बिना फिसले लुढ़क रहा है। देखो ये वाला जो है, अब इसमें क्या होता, ये फिसलता भी ऐसे, मेरे हाथ पे देखो फिसल रहा है इसमें, ये फिसलता भी और लुढ़कता भी। देखो ऐसे, मतलब वो फिसले भी और लुढ़के भी, दोनों काम करे। मतलब ये फिसले भी और लुढ़के भी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंडीशन नहीं बनेगा। क्लियर ना? अब देखो यहां पर देखो, जब ये लुढ़क रहा है ऐसे, तो ये वाला बिंदु सबसे निचला पॉइंट जो हाथ के साथ संपर्क में है, जिस समय ये ऐसे लुढ़क रहा है ना, देखो कुछ कुछ समय बाद कोई और संपर्क में आएगा। देखो अभी कोई और संपर्क में है, कुछ देर बाद देखो ये संपर्क में आ गया, कुछ देर बाद देखो ये संपर्क में आ गया। तो जो संपर्क है वो बदलता जाएगा समय के साथ साथ, लेकिन जो संपर्क में होगा, जिस समय जो संपर्क में होगा वो नहीं चलेगा। बाकी सब अगल बगल वाले चलेंगे, ये सब चलेंगे, लेकिन जो संपर्क में होगा वो नहीं चलेगा। इसका ये द्रव्यमान केंद्र मान लो यहाँ है, वो चलेगा आगे, ये आगे चलेगा, सब चलेंगे, लेकिन ये वाला बिंदु जो है वो नहीं चलेगा। वही कंडीशन था। अब देखो यहाँ पर जो है, इसका द्रव्यमान केंद्र चूंकि ये लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसका कुछ वेग होगा, और चूंकि ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, तो अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः ये घूमेगा भी, इसका द्रव्यमान केंद्र चलेगा भी। दोनों को एक साथ मिलाओ, देखो ये ऐसे लुढ़क रहा है, मतलब घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, और ये घूम रहा है। अब दोनों कंबाइन करो, इसको, ये जो ऐसे लुढ़क रहा है और ये जो चल रहा है, इन दोनों को मिला दो एक साथ, तो ऐसे हो जाएगा। तो लुढ़केगा भी और चलेगा भी, दोनों साथ साथ होगा। तो ध्यान देना, जब ये बिना फिसले लुढ़केगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्रव्यमान केंद्र जो बीच में होगा, ये कुछ वेलोसिटी से चलेगा। v मतलब ये, तो ये चलेगा भी जैसे हम चला रहे थे ऐसे, एक लुढ़केगा ऐसे। तो मान लेते हैं ये ओमेगा से ऐसे, मतलब लुढ़के मतलब घूमेगा ऐसे, ऐसे घूमेगा ओमेगा से। इसका जो है त्रिज्या ले लिया r, इसका त्रिज्या r ले लिया। तो अब बताओ इन दोनों में होना चाहिए, अगर ये शर्त रखना है तो, कि बिना फिसले लुढ़कता जाए। तो ध्यान देना, इसका शर्त क्या होगा, दोनों में रिलेशन। बता, इसको सिर्फ देखो तो, इसको, ये देखो इन दोनों से मिलके बना है।
जब इन दोनों को मिला देंगे ये बन जाएगा। तो बताओ ये क्या बता रहा है? इसके हिसाब से अगर इसका वेग पूछे, मान लो ये पी है, तो इसका वेग क्या होगा? तो इसका वेग इधर होगा वीपी, और वीपी बराबर क्या होगा? तो वी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। इसका त्रिज्या है आर इंटू ओमेगा। अगर यहां की बात करें तो बताओ इसका वेग किधर होगा? टेंजेंट स्पर्शी रेखा नीचे की तरफ ऐसे होगा। इसका बताओ इधर, इसका इधर। सबका वेग क्या होगा? आर ओमेगा। त्रिज्या में उसके ओमेगा से क्या कर देंगे? गुणा। बिंदु का क्या आ जाएगा? जो जो दिशा में आना चाहिए। अच्छा बताओ कि इस ऐसे करने के वेग कितना आया है? लेकिन वहीं के कारण जैसे इसका द्रव्यमान केंद्र आगे है, तो इसका जो है द्रव्यमान केंद्र के बराबर आगे बढ़ता रहेगा। ये भी द्रव्यमान केंद्र के बराबर वेग होगा। इसकी बात करेंगे तो ये भी वी सी ओ एम होगा। चलेंगे द्रव्यमान वाले वेग से। चल रहा है ये सतह, इसी को क्या माने थे? बी, और इसको क्या माने थे? ए। ए है इसके, इसका भाग है इस निचला बिंदु। क्या हम लोग लिए हैं बताओ? अगर ये कंडीशन रखना है तो बिना फिसले लुढ़कने के लिए दोनों का वेग क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों का वेग बराबर होना चाहिए वाले का वेग, जमीन का वेग है। जमीन तो रुका हुआ है ना यहाँ पर। जब जमीन रुका रहेगा तो ये जीरो हो गया। जब ये जीरो है तो इसको भी क्या होना होगा? जीरो होगा। अब तो ए वाले बिंदु का वेग कब जीरो हो सकता है? देखो ए दो वेग है, बिंदु के पास दो वेग है। एक है उसके लुढ़कने के कारण पीछे की तरफ आर ओमेगा, एक इसके बढ़ने के कारण निचले बिंदु का वेग है वीसीएम। बताओ ये जीरो कब हो सकता है? बताओ, दिमाग लगाओ। यदि बिना फिसले लुढ़के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाले बिंदु का जितना पीछे वेग है, ए वाले बिंदु का उतना ही आगे वेग होगा, और दोनों जोड़ तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है वाला वेग प्लस में है। तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? इसका मतलब यदि बिना फिसले लुढ़के तो VCOM, VCO मतलब सेंटर, वो बराबर होगा आर ओमेगा के। नोट कर, ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन है। बताओ बिना फिसले लुढ़कने की दशा में त्वरण की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही रिलेशन मिलेगा। देखो कैसे, बताओ ये मान लो कोई पिंड है, उसका कोणीय त्वरण हो गया अल्फा, और उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हो गया ACOM, सेंटर ऑफ मास का त्वरण ACOM। त्रिज्या तो है ही आर। तो अब बताओ कि जो जमीन का बी बिंदु है और पिंड का सबसे जो निचला हिस्सा ए वाला बिंदु है, फिर वही बात करेंगे। अलग देखा जाए
इसका त्वरण हो जाएगा आर अल्फा, इसका त्वरण होगा आर अल्फा, इसका भी त्वरण होगा आर अल्फा। और सिर्फ इसके चलने के लिए देखा जाए, चलने वाले पार्ट को, इसके द्रव्यमान केंद्र का हो गया त्वरण एसयूएम। और जितने त्वरण से ये चलेगा उतने त्वरण से ये वाला निचला बिंदु भी चलेगा, इसका इधर हो जाएगा एसयूएम। अब बताओ, बिना फिसले इसको लुढ़कना है, ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ए बिंदु जो है, इसका जो इतना इधर त्वरण है उतना इधर त्वरण हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास का जो त्वरण होगा वो जाएगा आर अल्फा के बराबर। ये त्वरण के बीच रिलेशन है, जैसे वहां वेग के बीच रिलेशन था वैसे त्वरण के बीच रिलेशन हो गया। इसको भी नोट कर लो, ये बिना फिसले लुढ़कने वाले केस का पता गतिज ऊर्जा ऐसा कैसे लिखोगे? अब चूंकि इसका नाम देते कि सिलेंडर है, वृत्ताकार पटल है, रिंग है, वलय, तब तो तुम उसका आई निकाल लेते। नाम नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है, ये गोला भी हो सकता है। गोले में भी दो प्रकार गोला होता है, ठोस गोला, खोखला गोला। सिलेंडर की तरह, सिलेंडर भी अगर ऐसे रखोगे तो तुम्हें सामने वाला पोर्शन दिखेगा, जैसे यही मान लो ये तो सिलेंडर है ना, ये तो अब तुम सामने से देखो तुम्हें यही नहीं दिख रहा है, तो कैसे पहचान में आएगा? कुछ भी हो सकता है ना। तो हम इसलिए अपने मन से मान लिए कि जड़ ताघूर आई है। और लिखो तो गतिज ऊर्जा इसका, गतिज ऊर्जा का जो भी तरीका बता, ऐसे घूम रहा है, आगे चल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? किसी लुढ़कते हुए आगे बढ़ने वाले का क्या होता है? गतिज ऊर्जा। लुढ़के भी और चले भी का क्या होता है? गतिज ऊर्जा। बताओ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम उस पिंड का द्रव्यमान, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ये हो गया, ये उसके स्थानांतरी गतिज ऊर्जा बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा प्लस हाफ आई दिया है क्या? ओमेगा दिया है क्या? नहीं दिया है। ओमेगा पाना होगा तो VCOM त्रिज्या दिया है, तो क्या त्रिज्या दिया है, VCOM दिया है, तो ओमेगा नहीं आ जाएगा। ओमेगा क्या आ जाएगा? VCOM बाई आर। यहां से लेना चाहो कॉमन तो ले सकते हो। लिख लो, यही होगा गतिज ऊर्जा। इसको लिख सकते हो, ये कौन सा गतिज ऊर्जा है? स्थानांतरी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। ये कौन सा है? घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये वाला पार्ट हो जाएगा अब ध्यान देना, जब ऐसे लुढ़केगा, ऐसे लुढ़केगा, मान लो जब, तो कौन सा एक्सिस इसके परतः लुढ़के? इसके अबाउट, इसके अबाउट। तुम ऐसा करो कि इसका दो स्टडी करो, इसका कौन कौन सा ध्यान देना
एक तो देखो इस स्थानांतरी गति का अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ। जैसे इसका न्यूटन्स लॉ में जैसे पढ़े थे, किसी पिंड के ऊपर बल लगता था, यहाँ पे घर्षण है, तो घर्षण घर्षण बल किधर मानना चाहते हो, मान लो अपने मन से। देखो इसको भी एक पिंड की तरह, मतलब एक पार्टिकल या कण की तरह मानेंगे, तरह कब, जब उस का अध्ययन करेंगे, मतलब एक पॉइंट द्रव्यमान मानेंगे, बिंदु द्रव्यमान। और जिधर जो जो बल लगेगा उसको दिखाएंगे। जैसे एफ इधर लग रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बता इसका त्वरण किधर होगा, आगे। ध्यान देना, जो इस बिंदु द्रव्यमान का त्वरण होगा वो रियल में, वास्तविक में किसका त्वरण होता है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र का होता है। स्थानांतरी गति का अध्ययन करोगे तो सब कुछ किसका होगा, द्रव्यमान केंद्र का होगा सब। ये बल भी लगेगा द्रव्यमान केंद्र पर, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा द्रव्यमान केंद्र पर, mg लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर लगेगा नॉर्मल, ये सब द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है। और इसका जो त्वरण होगा वो त्वरण भी होगा आगे की तरफ द्रव्यमान केंद्र का ही होगा। पता इक्वेशन क्या बनाओगे द्रव्यमान केंद्र को लेकर के, F माइनस फ्रिक्शन बराबर m इंटू COM। एक तो देखो ये बन गया, किसके कारण से बताओ, कारण से, इस गति के अध्ययन के कारण से ये बना, के सेकेंड लॉ से। दूसरा देखो, दूसरा इधर लग रहा है F, और इधर क्या माने हैं, घर्षण बल। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, बोलो। तो ऐसा करो कि यहीं पर तुम क्या ले लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, बोलो जी। यहां पर क्या ले लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब अक्ष, घूर्णन गति का अक्ष यहां ले लो। जब घूर्णन गति का अक्ष यहां लोगे तो इसका टॉर्क निकालो। जैसे F ये नेट बल है, तो F बराबर ऐसी टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो इसके मान केंद्र की परिता निकालो, तो ए इक्वल टू आर अल्फा बराबर करके हल करो, आ रहा है बस थोड़ी देर में। किसे मिलना, लंबवत ऐसे एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर 4 तब होता है जब इसके व्यास से होकर के एक्सिस जाता, लेकिन हम लोग व्यास होकर के नहीं, उसके लंबवत जा रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब ध्यान देना, एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। क्वेश्चन में लिखा है क्या, बिना लुढ़के वो गति कर रहा है, मतलब बिना फिसले गति कर रहा है, लुढ़क रहा है, ये दिया हुआ है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर अल्फा के। देखो यहां से समीकरण पहला, F माइनस एफ आर बराबर ए, क्या लिख देंगे, एसीओम लिख दो भी, यही वाला लिख दिया यहाँ पर पूरा का पूरा। इसको देखो थोड़ा, तो एफ आर प्लस फ्रिक्शन इंटू आर बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी ओ एम बाई क्या, आर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बाई आर था। देखो ध्यान से, तो आर आर एक आर को कैंसिल करेगा, ये आर इसको कैंसिल करेगा, यहां से आ गया एफ प्लस एफ आर
बराबर m सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बटे 2। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ दो। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को जोड़ोगे तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 2f आ गया। 2f बराबर इन दोनों को जोड़ दो, 3m ना बाई 2। देख लो इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 m ए हो जाएगा। ए है सेंटर ऑफ मास का। यहां बताओ क्या पाना था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पाना है ना, लिखा था कि नहीं एक बात। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पाना तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 4f/3/m। जब सेंटर ऑफ मास आ गया तो तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन निकाल लो। देखो ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया कितना बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया 3f/4f/3m, ये आ गया। समीकरण पहला ले लो, बताओ f माइनस एफ आर बराबर m सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 4f/3m, m से m कैंसिल, फ्रिक्शन पाना है f माइनस फ्रिक्शन बराबर 4f/3। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो फ्रिक्शन बराबर f माइनस 4f/3, ये आ गया -f/3। नेगेटिव मतलब लगेगा, लिख लो। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लेना। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, तुम लोग एक बात बोले नहीं, तुम लोग बता दे रहे वैसे। देखो इसके ऊपर दो ही तो बल लग नहीं रहे हैं, लगेंगे तो टोटल 4, नॉर्मल और mg। लेकिन नॉर्मल mg द्वारा क्यों टॉर्क नहीं लिया गया, क्योंकि जब यहां से अक्ष लेंगे तो अक्ष से ये भी पास करेगा और mg भी पास करेगा, टॉर्क 0 हो गया। इसलिए लगने के बावजूद भी टॉर्क 0 था, इसलिए नहीं लिखे थे इसके बारे में। और रिंग होगा तो कैसा होगा था बताओ, तो रिंग होगा तो जल्दी थोड़ा करो तो, फिर देखिए क्या हो रहा है। रिंग के केस में देखो सॉल्यूशन क्या होगा, बल कहां लगेगा, ऊपर। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स किधर मानना चाहते हो, पीछे मान लो। बताओ इसका द्रव्यमान कितना है m, त्रिज्या कितना है r। बताओ पहला कौन सा अध्ययन करोगे, स्थानांतरीय। स्थानांतरीय अध्ययन क्या होता है, उसको एक क्या मान लो, वस्तु मान लो, कण मान लो, पार्टिकल मान लो। इधर कितना बल लगेगा F, इधर कितना बल लगेगा फ्रिक्शन, और बाकी नॉर्मल mg लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऊपर नीचे लगेगा। इसका एक्सेलरेशन इधर मान लो a, तो F माइनस फ्रिक्शन बराबर ma। चलो दूसरा अध्ययन करो, कौन सा, घूर्णन का अध्ययन। तो बताओ बल इधर लग गया F, इसका mg नीचे, फ्रिक्शन पीछे, नॉर्मल ऊपर। यही प्रकार ले लो अक्ष, जब यहां पर अक्ष लेंगे तो देखो इसके द्वारा टॉर्क क्या हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों दोनों उसी एक्सिस से पास कर रहे हैं। इसके द्वारा टॉर्क कितना आएगा F इंटू आर, इस दिशा में जाएगा, ये भी उसी दिशा में दे जाएगा, फ्रिक्शन गुणे आर बराबर आई अल्फा। क्या होगा आई अल्फा, बिना फिसले, चूंकि क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है बिना फिसले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण, तो ऐसा करना, बताओ a इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये किसका है, सेंटर ऑफ मास का त्वरण है, पिछले बार की तरह कर रहे हैं जैसा पिछले बार किए थे, पिछले सोल्यूशन क्वेश्चन का। यहाँ देखो अल्फा इज इक्वल टू
ए भाई यार, क्या चीज? हम्म। अब ये हो गया एफ आर प्लस फ्रिक्शन आर। बताओ रिंग का क्या हो जाएगा इस अक्ष के प्रति? एम आर स्क्वायर। और अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाई आर। तो आर से आर गया, ये आर से आर गया, फ्रिक्शन प्लस एफ इजकल टू एम ए। ये क्या है? सेकेंड। अब देखो फ्रिक्शन द्वारा टॉर्क, टॉर्क ना। हाँ देखो, टॉर्क आएगा इसके द्वारा क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? लंबवत दूरी आर। बल कितना हो जाएगा? एफ आर। इसका भी लंबवत दूरी क्या? आर इंटू बल एफ। अब बताओ समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा, पहले दूसरे को जोड़ो, ये है ना। बताओ यहां से कितना आ गया? 2f बराबर 2ma, ए बराबर 2ma, ए बराबर एफ बाई एम। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है क्या करोगे? समीकरण पहले में एफ माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। एफ माइनस फ्रिक्शन बताओ निकालना है, एम इंटू ए बताओ, एफ बाई एम, एम से एम। और देखो यहां से आ गया एफ से एफ कैंसिल, फ्रिक्शन क्या आ गया? जीरो। ये आ गया आंसर इसका, और ये आ गया आंसर टॉरड का। दोनों का नोट कर लो। इसमें जो है ये कोई भी गोला, ठोस गोला, जो है खोखला गोला, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, मतलब वृत्तीय पटल कहते हैं, या सिलेंडर हो सकता है, ये खाली सिलेंडर हो सकता है, भरा सिलेंडर हो सकता है, कई सारे संभावना है। ध्यान देना, चाहे कोई भी होगा। सिलेंडर कैसे होगा? सिलेंडर ऐसे होगा, ऐसे। तो ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो अंदर का तो दिखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि हम लोग सामने से देख रहे हैं, तो सिर्फ हमें सर्किल दिखाई देगा, वृत्त दिखाई देगा, सिलेंडर भी हो गया ना। तो बताओ इसमें जो है इसका द्रव्यमान m दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता गुण I दिया है, और त्रिज्या जो है इसका, त्रिज्या जो होगा वो जो है r दिया है। तो बोला इसका त्वरण, किस त्वरण से इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा, वो जो है आगे की तरफ जाएगा। द्रव्यमान केंद्र जो है वो आगे की तरफ ए त्वरण से जाएगा। उसी ए त्वरण का मान पूछ रहा है कितना होगा। अच्छा की खास बात ये है कि ये बिना फिसले लुढ़क रहा है, बिना फिसले क्या कर रहा है? लुढ़कता हुआ नीचे। तो बताओ क्या क्या इक्वेशन बनाते थे? देखो ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल समीकरण इक्वेशन, मतलब स्थानांतरी, मतलब जो न्यूटन्स लॉ का रूल हुआ करता था। क्या बताओ? किसी इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी वस्तु है, थीटा एंगल पर, नॉर्मल ऊपर, mg इधर हो जाएगा, mg का दो कंपोनेंट, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा इधर हो जाएगा। अब फ्रिक्शन किधर लेना चाहते हो तुम? फ्रिक्शन अगर पीछे लेना चाहते हो ले लो, अगर उल्टोगे तो गलत आएगा। तो देखो एक ये है। अब बताओ वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ त्वरण हो जाएगा, त्वरण नीचे की दिशा में। अब बताओ नीचे की दिशा में त्वरण होगा तो इक्वेशन क्या बनाओगे? तो नीचे का जो बल होगा में से ऊपर वाले बल को घटा दो इस दिशा वाले में, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma हो जाएगा। के स्थानांतर अध्ययन से मिल गया, इसका जो स्थानांतरी अध्ययन है कल से।
सीरियस क्यों, ध्यान देना को इस पिंड का स्टडी करना होगा, रोटेशनल घूर्णन अध्ययन करना होगा। अब बताओ, घूर्णन अध्ययन करने के लिए ध्यान देना, बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर माने हैं, तो जब फ्रिक्शन ऊपर माने हैं तो इसमें ये चूंकि इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ये है, फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, इसका mg नीचे, mg नीचे हो जाएगा, mg का दो कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा, वो बिंदु द्रव्यमान के अध्ययन करते हैं, न्यूटन्स लॉ वाला हम लोग बिंदु द्रव्यमान मान करके पहले करते हैं, जैसे जो लग रहा है, तो द्रव्यमान केंद्र से ही होकर के mg दिखा रहे हैं, फ्रिक्शन यहां होकर के स्पर्श ऐसे जाता, उसको ऐसे mg का यह जाएगा mg साइन थीटा, तो जहां पर जैसे लगेगा बल वैसे ही दिखाना है, ये हो गया। तो दिखा तो चारों ही रहे हैं जितना बल उसमें दिखाया गया है, लेकिन अब इस पिंड है तो अब बिंदु भी इंपॉर्टेंट होगा, किस बिंदु पर कैसे लग रहा है। अब बताओ, नेट फोर्स बराबर एम ए, यहां पर क्या करेंगे, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, जब टॉर्क वाला स्टडी करते हैं तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं ना, तो टॉर्क लोगे, पिछले में ध्यान दो, जितने भी क्वेश्चन करवाए थे, नेट फोर्स निकालते थे एक इक्वेशन था, नेट टॉर्क निकालते थे दूसरा इक्वेशन मिलता था, उन दोनों के लिए बिना जो है फिसले वो जो है लुढ़कते हुए जा रहा है, तो वहां पर एक कंडीशन था कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा और वो जितने कोणीय त्वरण से घूमेगा, ए बराबर आर अल्फा से वो बधे होते हैं। तो इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट मान सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, नेट टॉर्क जीरो दिखाओ, नेट टॉर्क कहाँ जीरो दिखाना सही रहेगा, दिखा दो, इसके अबाउट यहाँ पर अक्ष ले लो, क्योंकि बिना अक्ष लिए तुम टॉर्क तो निकाल नहीं सकते, ये अक्ष लेना बहुत जरूरी है, एक्सिस। तो से होकर के कौन नहीं जा रहा है, mg तो देखो एक्सिस से पास कर गया, नॉर्मल भी एक्सिस पास कर गया, सब फ्रिक्शन केवल बचा हुआ है, तो इस जाएगा द्रव्यमान केंद्र पर अक्ष लेने पर, अब यहां क्या नहीं, ओके, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों जीरो हैं, फ्रिक्शन के द्वारा कितना फ्रिक्शन गुणे, देखो एक्सिस से इसका दूरी कितना हो गया आर, तो फ्रिक्शन गुणे आर बराबर आई, आई चूंकि दिया हुआ है तो आई इंटू अल्फा, अब तुम यहां से देखो समीकरण 3 है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से तुम यहां से अल्फा का मान क्या रख दोगे, रख दो आई
ए बाई आर, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, इसको डिवाइड कर दो तो फ्रिक्शन बराबर क्या हो गया, आई ए बाई आर स्क्वायर। अब इसको मान लो समीकरण 4। अब ध्यान देना, अब जो है समीकरण पहले को उठाओ और उसमें जोड़ दो समीकरण चौथे वाले को। बताओ इसमें उसको जोड़ना है। देखो क्या लिखा है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। यहां से देखो फ्रिक्शन बराबर क्या आ गया, आई ए बाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ो तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहां से जो है क्या आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा एम जी साइन थीटा बराबर, देखो एम जी साइन तरफ आ जाएगा, जोड़ो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, जोड़ेंगे तो ए और ए कॉमन आ जाएगा। जोड़ना है ना, एम में इसको जोड़ दो तो एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। बोलो पहले यहां तो देखो यहां से पहले यहां तक नोट कर लो, फिर बताते हैं। देखो तुम्हें सीखना है तो तुम्हें दो चीजों पे दिमाग टिका होना चाहिए। एक बिंदु द्रव्यमान माना गया है, उस पर दिमाग को टिकाओ। विद्युत द्रव्यमान मान करके न्यूटन लॉ चैप्टर में तुम जैसे से पढ़ा करते थे, बिल्कुल उसके जैसा अध्ययन किए हैं इसका। तो अभी भी वो पुराना ही कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर में तुम्हें ये चीज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वो मिलेंगे और ये मिलेगा, और बिना फिसले लुढ़क रहा है तो ये रिलेशन मिलेगा। ये सेंटर ऑफ मास का त्वरण है, ये सेंटर ऑफ मास के परितः उसका कोणीय त्वरण है, और ये रेडियस है। तो देखो 3 समीकरण मिला, तीनों समीकरण को हल करके ए निकालेंगे। यही है पूरा खेल इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ए एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से ए बराबर आ जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, देखो एक आता है घूर्णी त्रिज्या। देखो ये क्या होता है, ये जो है हमें जड़ता आघूर्ण में ही बताना था। जड़ता आघूर्ण जब पढ़ा मान निकलवाना, लेकिन उसमें जो है जरूरत नहीं पड़ा इसका, इसलिए बताया नहीं। देखो अभी जरूरत इसका है यहाँ पर। तो घूर्णी त्रिज्या क्या होता है उसको देखो, घूर्णी त्रिज्या, इसको इसको के से ज्यादातर डिनोट करते हैं घूर्णी त्रिज्या को। तो जैसे मान लो कोई भी बॉडी दिया हुआ है किसी एक्सिस के परितः, मान लो ये एक्सिस है, तो किसी एक्सिस के परितः किसी बॉडी या पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण आएगा, जो भी आएगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पिंड को एक बिंदु द्रव्यमान मान लेंगे। मतलब इस पूरे के पूरे को एक बिंदु पर पूरे के पूरे द्रव्यमान को रख देंगे, और इस एक्सिस से के दूरी पर उसको रख देंगे। क्या बोले हम, किसी किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परितः, मान लो आई है, किसी पिंड का, से डिस्क का अलग आता था, सिलेंडर का अलग था, स्क्वायर का था, अलग अलग गोले का अलग आता था। तो चाहे कोई भी पिंड हो, किसी भी प्रकार का पिंड हो, उसका किसी एक्सिस के परितः मान लो जड़त्व आघूर्ण कितना है, आई है। तो ये आई हो गया। तो अब इस पूरे पिंड के पूरे द्रव्यमान को एक बिंदु द्रव्यमान मान लो, और उसको हम कितने दूरी पर रख दें, कितने दूरी पर रख दें
कि उस बिंदु द्रव्यमान का इस अक्ष के परितः उतना ही जड़त्व है जितना इस पिंड का इस अक्ष के परितः आ रहा है। इसको बिंदु द्रव्यमान मानकर कितने दूरी पर रख दें, इसको बिंदु द्रव्यमान मानकर कितने दूरी पर रख दें कि इस बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परितः उतना है जितना इस पिंड का इस अक्ष के परितः आ रहा है। चलो मान लो के दूरी पर रख दिया, बताओ अक्ष से के दूरी पर रखे हुए किसी द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? एम के स्क्वायर। वो उतना ही आए जितना कि इस अक्ष के परितः इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। इसका मतलब कि इस आई को एम के स्क्वायर के बराबर कर दो। अच्छा तो यहां से के का मान कितना आ गया? रूट में आई बाई क्या एम। क्या है ये? के क्या है? बोलो जी। ये घूर्णी त्रिज्या है। के क्या है बताओ? घूर्णी त्रिज्या। इसको देखो इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर ना? इसको नोट पहले, घूर्णी त्रिज्या क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या मत करो, घूर्णन त्रिज्या कर दो, घूर्णन त्रिज्या। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ध्यान देना, तो देखो ये जो निकाले भी हैं तो उसके हिसाब यहां पर देखो m को mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m, फिर उसके बाद m प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। देखो इसमें भी m से डिवाइड कर दिया, इसमें भी m से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला m ये वाला m कैंसिल हो गया। a बराबर आ गया g साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखो जब इसको इसमें डिवाइड करोगे और इसको इसमें डिवाइड करोगे, जब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि एम एम कैंसिल, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ध्यान देना थोड़ा, यहां से देखो तो ये जो त्रिज्या है, बताओ यहां से क्या ऐसे लिखा जा सकता है के स्क्वायर बराबर आई बाई एम? के स्क्वायर एम को डिवाइड कर दो तो के स्क्वायर बराबर आई बाई एम, आई बाई एम। देखो यहां पर आई बाई एम देखो यही है क्या, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम को क्या लिख दोगे, के स्क्वायर बाई क्या आर स्क्वायर। क्लियर ना? अब देखो तो एक तरह याद कर जाना, तो एक फॉर्मूला याद कर जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। क्वेश्चन इस पे ये कैसे लिख दिए आई बाई एम, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आई बाई एम या आई बराबर एम के स्क्वायर, इसलिए के स्क्वायर बराबर आई बाई एम। इसको नोट कर लो ना, तो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसका यूज है वहां पर दिखेगा, पहले इसको नोट कर लो फिर बता रहे हैं। बताओ तरह की, मान लो कि दोनों बराबर इंक्लाइन के हैं, दोनों का ऊंचाई भी
बराबर का है, दोनों का त्रिज्या भी एक ही है। बताओ ये आई क्या है? केंद्र के परितः जड़ता गुण। तुम ध्यान दो, जहां पे क्वेश्चन जहां से हल करते हुए ये आया गया है, लाया गया है, तो ये आई जो है किसके अबाउट लिया गया था? जब क्वेश्चन को हल करते हुए आ रहे थे तो ये जड़त्व आघूर्ण किसके अबाउट लिया गया था? केंद्र के परितः लिया गया था, ये वाला आई। अब ध्यान देना तो इसमें जो है क्योंकि दोनों का ये बराबर है। देखो त्वरण जो आया है उस दोनों का क्या अलग होगा? देखो इस पूरे मामले में जी साइन थीटा सब एक ही होगा, आर भी क्या होगा? एक ही होगा। सिर्फ बदलेगा क्या के, क्या होगा अलग अलग। अच्छा बताओ, के जो है आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, तो ठोस गोले के लिए क्या हो जाएगा? ठोस गोले का आई उसे द्रव्यमान केंद्र के परितः 2/5 एम आर स्क्वायर, और वहीं किसके बराबर? एम के स्क्वायर। अब यहां से के निकाल लो, क्या आ जाएगा? के हल करो, आर 2/5 रूट में। बताओ ऐसी बताओ, खोखले के लिए बस लिखो, लिखोगे कितना आएगा? लिखो, इसको इतना नोट करके लिखो, क्या आएगा बताओ। दूसरे वाले खोखले खोखले गोले का आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहां से के आ जाएगा आर रूट में अगर ये मान लो ठोस है गोला और ये जो है खोखला गोला है, मान लो ये A1 से आ रहा है A2 से, तो बताओ A1 बराबर क्या होगा? इसका मान क्या होगा? देखो यहां से जी साइन थीटा बाई के स्क्वायर बाई पाना है ना, ऐसा करो। यहां देखो ध्यान से, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता तो ये होता खोखले गोले का, और ठोस गोले का रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता। लेकिन फिलहाल हमें जो त्वरण निकालना है वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आना चाहिए ना, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बताओ यहां पर, तो के स्क्वायर है, आर स्क्वायर डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या 3 रख जाएगा। A1 बराबर यहां से जाएगा ठोस गोले का 2/5 है। इसको हल करो, कितना आएगा? ये 7 और 5 ऊपर 5 जी साइन थीटा बाई 7, और A1 बराबर A2 बराबर क्या आएगा? खोखले गोले का 2/3 3g साइन थीटा बाई 5। तो त्वरण में कौन ज्यादा है? दोनों के त्वरण में कौन ज्यादा है? ये 5/7 है, 3/5 है, ये आ जाएगा 5/7 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि A1 ज्यादा है किससे? A2 से। फाइव जी साइन 7 ज्यादा होगा और ये कम हो जाएगा, तो A1 ज्यादा होगा A2 कम,
तो ये तेजी से आएगा, जिसका ज्यादा होगा तेजी से आएगा तो टाइम कम लगेगा, और आएगा जब ये धीमे इसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसको आप ध्यान देना। मतलब जिसका त्वरण ज्यादा वो पहले आएगा, मतलब ठोस गोला पहले जमीन पर आएगा। नोट कर लो इसको। ठोस गोले का वेग, ध्यान देना, ये h है, यहां चलना शुरू किया, ये s निकालना है, s बराबर थीटा दिया है। अब बताओ ये दूरी कितना आ जाएगा। अच्छा, इसका त्वरण कितना है बताओ, a1 है। दूरी कैसे निकालोगे, साइन थीटा बराबर h बाई एस, s बराबर h बाई साइन थीटा, मतलब इसका मान आ गया h बाई साइन थीटा। क्लियर ना। अब ध्यान देना, कितना दूरी तय करना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अंतिम वेग निकालना है, यही v पूछ रहा है। अब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। तुम्हें त्वरण मालूम है, लगा दो इसमें, अंतिम वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है, 2 इंटू a का मान कितना आया है, उस ठोस गोले का आया है 5g साइन थीटा, 5g साइन थीटा बाई 7 गुड़े s का मान क्या आया है, h बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, v बराबर कितना आ जाएगा, 10g h बाई 7 रूट के अंदर। मतलब उसी तरीके से खोखले गोले के लिए अगर निकालना हो, तो खोखले गोले का अंतिम वेग, खोखले गोले का अंतिम वेग, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाले से फिर रख दो ये 0 प्लस 2, त्वरण क्या होगा, खोखले गोले का त्वरण a2 है, 3g साइन थीटा बाई 5, और ये हो गया h बाई साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, यहां से v बराबर आ जाएगा रूट में 6gh बाई 5। दोनों का वेग, दोनों का समय, तो समय के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, ठोस गोले का समय v बराबर u प्लस ए टी, यहां से यहां तक आने में अंतिम वेग कितना आया है, रूट में 10gh बाई 7, 0 है। त्वरण कितना आया है ठोस गोले का ये आया है 5g साइन थीटा बाई 7 इंटू क्या t। बताओ यहां से t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ज्यादा अच्छे से इसको हल कर पाओगे। स्क्वायर करो तो 10gh बाई 7 रूट से बाहर निकल गया, इसको देखो 5 इंटू 5 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 7 इंटू 7, सही है ना। देखो एक 5 से ये जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 से एक 7 जाएगा, जी से देखो एक जी जाएगा, और यहां से हमें क्या पाना है, समय पाना है, टी स्क्वायर पाना है। देखो 7 किधर भेज दो, 7 14 हो जाएगा, 14h बाई 5 बचा है, 5 डिवाइड कर दो,
जी बचा है, जी डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। 2h बचा था, 7 मल्टीप्लाई हो गया तो 14h। इधर जो भी है उसको डिवाइड कर दो तो 5g साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी का रूट निकाल लो तो टाइम आ जाएगा। पहले उस गोले का टाइम होगा, वैसे उसका भी टाइम निकाल लेना जो दूसरा वाला होगा। कर लोगे ना? ऐसे दूसरे वाले का भी टाइम निकाल